हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। सब लोग ठीक हैं। लॉकडाउन का पालन करो। चलो, आज हम वेक्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हो गया था, है ना। एक दो टाइप्स बचे हैं तो उसको थोड़ा सा आगे देखेंगे, है ना। पहले अभी हम बात करेंगे किसकी, यूनिट वेक्टर। एक इसका टाइप है वेक्टर का ही, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है, यूनिट मतलब वन होता है। यूनिट का मतलब कितना होगा, वन। ठीक है, तो ए वेक्टर इज said to be unit vector whose magnitude is वन बोल दो, या फिर आप इसको यूनिट बोलते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन है, हुआ, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब देखो, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, वन होगा। ठीक है, अब इस यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस वेक्टर को अल्फाबेट में यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके जैसे ए से मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया, ए से, तो ए के ऊपर क्या लगा दिया, ये लगा दिया। इसको बोलते हैं ए कैप, है ना। क्या रीड करेंगे इसको, ए कैप इसको रीड करेंगे। ठीक है, अब देखो, अपने पास तीन एक्सेस होती है। पहले एक चीज ये सुन लें, तीन एक्सेस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, के कैप बोलेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, उसको क्या बोलेंगे, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, के कैप बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यूनिट वेक्टर को हम निकालेंगे कैसे, देखो, मान लो सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों के पास एक वेक्टर है। ठीक, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, तो देखो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब एक्स के अलावा उसकी कुछ वैल्यू होगी, वाई के अलावा कुछ वैल्यू होगी और जेड के अलावा कुछ वैल्यू होगी। अब देखो, ये जो ए एक्स है वो एक्स के अलावा इसका कंपोनेंट है, ये क्या है, वाई के अलावा कंपोनेंट है, और ये क्या है, इसका जेड के अलावा कंपोनेंट है। ठीक है, यहां देखो आई कैप लिखा है, मतलब एक्स वाले के साथ क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, वाई वाले के साथ क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, और जेड वाले के साथ क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। ठीक है, अब इस वेक्टर का यदि मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखते हैं, इसको मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो क्या किया, दो ऐसे पैरेलल लाइन लगा के, और इसको बेसिकली मॉड बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करो, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए कैप इक्वल टू जो होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी वेक्टर का आपका यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रखें। अब देखो, इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैग्नीट्यूड हो गया किसका, ए वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब मैं यदि इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, किसका, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। ठीक, तो ए कैप जो है वो क्या है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये है,
तो या मैग्नीट्यूड लिख दो, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। ये हो गया इसका क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम इसका कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये समझ में आ गया आपको कि देखो पहले तो क्या है, यूनिट वेक्टर जैसे इसके नाम से पता हमको चल रहा है, यूनिट वेक्टर इसके नाम से पता चला है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप से, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस वेक्टर का, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम कर दो और उसका रूट लगा दो। रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका रूट निकाल दोगे तो वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां यदि मैं इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू कितना, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां मैंने ए वेक्टर की वैल्यू उठा के यहां रख दी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यहां रख दिया। तो ये तो हो गया आपका ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सबको क्लियर हो गया। अब हम छोटे छोटे से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। देखो if a vector is equal to 1 by 2 I cap plus 1 by 3 j cap plus alpha k cap, if a vector is equal to 1 by 2 I cap plus 1 by 3 j cap plus alpha k cap and a vector is a unit vector, then find value of अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ए वेक्टर जो है वो क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। क्या है भाई, यूनिट वेक्टर है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यूनिट वेक्टर है तो क्या करना होगा हमको, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि मैं लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका रूट, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि हमको ये पता है कि यूनिट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर से रूट हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, देखो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 प्लस 1/9 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। इन दोनों को इधर ले जाओ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/9। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 36, तो इधर हो जाएगा 36 माइनस का 9 माइनस 4, ये कितना हो गया, 9 माइनस 4 कितना होगा, 13, और ये 36, तो 36 माइनस 13 अपॉन 36 कितना हो जाएगा भाई, 23। ठीक है, 23 डिवाइड बाई 36, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 36 हो गया, और अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर 23 अपॉन 36, ये प्लस माइनस में आएगा, सही है क्या। अरे भाई अल्फा की वैल्यू आप प्लस में, यहां माइनस में रखोगे, स्क्वायर करोगे तब भी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू होगी आपकी अल्फा की। एक अगला क्वेश्चन आप करेंगे अब, ठीक, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, देखो फाइंड यूनिट वेक्टर
पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, ये एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है ना। ये एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। छोटा सा क्वेश्चन है, चाहता है तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता, पर फालतू की कैलकुलेशन है ना, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो इस पी वेक्टर का यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा भाई 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 का रूट कितना हो गया 25 का रूट, और 25 का रूट कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर पी का निकालना है, तो पी कैप लिखेंगे इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कितना है भाई 5 है, तो इसको मैं और आगे सॉल्व करूं तो 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, ये हो गया आपके पास। अब यदि आपको इसको क्रॉस चेक करना है, यदि आपको इसको क्रॉस चेक करना है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है नहीं होता है, तो हम इसको वापस से क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐसे लिख दें, मैग्नीट्यूड चाहिए हमको इसका, तो क्या लिखेंगे देखो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर का रूट, ये कितना हो जाएगा 9/25 प्लस 16/25। देखो ऊपर कितना हो 9 प्लस 16 25 अपॉन 25 का रूट, ये से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1, तो ये क्रॉस चेक हो गया। देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ठीक, इसके आगे और चलते हैं तो एक अच्छा कंसेप्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। हेडिंग लिख लें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर नंबर। किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखो कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर मान लो ए बी सी पी क्यू जो भी आपको मानना है वो, ठीक है, कोई एक वेक्टर है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा स्केलर नंबर से। देखो जैसे मान लो, थोड़ी सी अंग्रेजी लिख रहे हैं, व्हेन बी मल्टीप्लाई ए वेक्टर, इसको हमने मान लिया ए वेक्टर बाय ए स्केलर नंबर एन, देन इट विल बिकम बी वेक्टर, है ना। अब इसको समझो, एक कोई वेक्टर था ए वेक्टर, उसको हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया बी वेक्टर मिल गया। तो बेसिकली क्या है बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एन इंटू पी वेक्टर होना चाहिए। बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एन इंटू, सॉरी ए है यहाँ, है ना, यहाँ ये है। तो किसी भी वेक्टर को हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। देखो यहाँ ए वेक्टर था, उसको एन से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया बी वेक्टर इज इक्वल टू एन ए वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब हमको ये पता है कि इस एन की जो वैल्यू है, इस एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है। चलो ऐसा करते हैं, पहला केस हम मानते हैं कि एन, केस फर्स्ट, इफ एन इज पॉजिटिव, एन इज पॉजिटिव, एन आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में कैसा हो सकता है बताओ, पॉजिटिव होगा तो क्या हो सकता है बोलो, पॉजिटिव होगा तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एन की वैल्यू 1 हो जाए। देखो यहां लिख देता हूं मैं, एन की वैल्यू यदि 1 है, एन की वैल्यू यदि 1 है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आएगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं, देखो एन की वैल्यू यदि मैं यहां 1 पुट करता हूं तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हो जाएगा। जब बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मतलब ये बी और ए दोनों इक्वल हो गए। इक्वल वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों की डायरेक्शन सेम,
ठीक, दूसरा केस देखो, इफ n ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a वेक्टर से बड़ा होगा। मान लो ये कहीं ऐसा हो जाए b वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर हो जाए, तो अब यहां से आपको दिख रहा है कि b वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स करेंगे तब जाके वो आएगा। तो an की वैल्यू यदि आपकी ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा होगा, देखो ये तो होगा आपके पास a वेक्टर और ये हो जाएगा आपके पास b वेक्टर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि हमने पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव बोला है इसका मतलब क्या है कि यहां पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। यहां ये वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए मैं दोनों की डायरेक्शन सेम बना रहा हूं। ठीक है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, ये वेक्टर बड़ा होगा किससे, इससे, तो a वेक्टर से ग्रेटर देन हो गया क्या, b। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक, थर्ड केस देखो, n लेस देन 1, n की वैल्यू यदि आपकी लेस देन 1 है, n की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है तो क्या होगा, a वेक्टर आपका ये है तो b वेक्टर छोटा होगा, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम होगी। अब यहां पर a वेक्टर ये है और ये b वेक्टर है, तो यहां क्या लिखोगे, यहां लिख देता हूं, चलो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। हाँ भाई देखो, ये n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तब ये कंडीशन होगी। ठीक है, दूसरा केस हम देखते हैं कि जब n की वैल्यू क्या हो, 0 हो, है ना, n की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो देखो क्या होगा, केस 2, इफ n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 है तो b वेक्टर इज इक्वल टू क्या था आपके पास, n a वेक्टर था। यहां हम यदि मैं 0 वैल्यू पुट कर देता हूं इसकी जगह पर तो क्या हो जाएगा, b वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर होगा, b वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 वेक्टर होगा, ना कि 0 होगा, है ना, यहां लिख लो ना नॉट 0, नॉट 0 का मतलब यही है, आपको ऐसा नहीं लिख देना, b वेक्टर इज इक्वल टू एन ए, n की वैल्यू यदि आपकी 0 होगी तो b वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b वेक्टर इज इक्वल टू आपको ऐसे नहीं लिख देना कि b वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिख दो, ये तो वैलिड ही नहीं है। b वेक्टर इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, जो मैंने आपको बताया था फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, 0 वेक्टर का, है ना, आपको ऐसा लिखना है। दूसरा थर्ड केस जो है वो क्या है, इफ n लेस देन 0, मतलब n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, n इज नेगेटिव, n इज नेगेटिव, देन b वेक्टर एंड a वेक्टर, b वेक्टर एंड a वेक्टर इज एंटी पैरेलल, b वेक्टर एंड a वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ऐसा है कि एक की डायरेक्शन ऐसी होगी दूसरी डायरेक्शन ऐसी होगी, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में होगी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी भाई, एक दूसरे के अपोजिट में होगी। ठीक, अब देखो ये हो गया। अब मैं वैसे बोल देता हूं कि मैग्नीट्यूड जो है ना n का वो ग्रेटर देन 1 है, नेगेटिव तो है ही है बट मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास a वेक्टर यदि ऐसा था तो b वेक्टर ऐसा आएगा। देखो मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक, और दूसरा केस यदि मैं बोल देता हूं, ये तो हो गया n ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ऐसा होगा, देखो एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर ये है। इस वाले केस में क्या होगा, यहां जो होगा n की वैल्यू यदि मैग्नीट्यूड है, सॉरी n का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो देखो नेगेटिव तो है, तो क्या हो जाएगा, b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर, n की वैल्यू -1 रख दो ना यार, n की वैल्यू -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस है, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, जिनको हमने अपोजिट वेक्टर भी बोला था। थर्ड केस, मैग्नीट्यूड ऑफ n लेस देन 1, n का मैग्नीट्यूड क्या हो, लेस देन 1 हो, तो ये इस वाले केस में क्या होगा, a वेक्टर तो आपका ऐसा ही होगा बट ये जो b वेक्टर है वो छोटा होगा। ठीक है,
अब आप यहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट बनता है कि यदि किसी भी वेक्टर को मैं स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड मे इंक्रीज मे डिक्रीज और जीरो। किसी भी वेक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? स्केलर नंबर से। अब स्केलर नंबर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और उसकी वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है मैग्नीट्यूड वाइज। तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड इनिशियल वेक्टर से छोटा भी हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पहली चीज तो मैग्नीट्यूड उसका चेंज होगा, है ना, चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं कब हो सकता है? जब एन की वैल्यू 1 हो और पॉजिटिव हो। मैग्नीट्यूड की बात करें तो एन की वैल्यू 1, ठीक है। एन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज, एन की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज, और एन की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें, यदि एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। एन की वैल्यू यदि आपकी पॉजिटिव है तो बी वेक्टर और ए वेक्टर जो हमने एज्यूम किए थे उनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। बट यदि एन की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, एन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। जब एन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हमारे जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट होगी। जब एक दूसरे के अपोजिट होती है तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? उन वेक्टर को क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई? एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया स्केलर नंबर से। अब एक चीज और आप देखें थोड़ा सा, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर नंबर, बाय ए स्केलर नंबर, बाय ए स्केलर नंबर ऑफ ए commutative law of a commutative law for multiplication, है ना। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, इसका मतलब क्या है। देखो मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए कि कोई वेक्टर है, इसका स्टेटमेंट ऐसा होता है m इंटू पी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू m, ये वैल्यू होती है ना। पहले आप m को मल्टीप्लाई करो n से या फिर आप p को मल्टीप्लाई करो m से। इसका एग्जांपल मैं छोटा सा ले लेता हूं। चलो देखो, मान लो आपके पास e वेक्टर जो है वो कितना है? 2i कैप है। सबसे छोटा एग्जांपल है, a वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? 2i कैप है। अब इस a वेक्टर को m की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं मैं, कितनी? 2। a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका b वेक्टर। तो देखो पहले वाले केस में क्या है? m आगे है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। चलो m p, चलो इसको p मान लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है भाई? 2, और p की वैल्यू कितनी है? 2i कैप। तो ये कितना हो जाएगा? 4i कैप आएगा। देखो दूसरे वाले केस में क्या है? p वेक्टर इंटू m है, तो इसको मैं बोल देता हूं c। p वेक्टर कितना है भाई? 2i है, और n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा? 4i कैप आएगा। देखो अब बेसिकली क्या है, इधर भी 4i कैप है, ये भी 4i कैप है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। तो अब यहां से हम बोल सकते हैं कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है किसी भी वेक्टर का एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो वो क्या करेगा? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ऑबे करेगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो कुछ नहीं है, पहले आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो या फिर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में आपके सेम आंसर आए। देखो यहाँ 4i कैप आया, या भी 4i कैप आया, ठीक। दूसरा लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव लॉ क्या है? मान लो जैसे आपके पास m n p, ऐसी कोई सिचुएशन है, मान लो आपके पास कितना है? m n p, तो हम ऐसा कर लें। देखो m
इंटू एन इंटू पी। देखो एम को पहले एन को पी से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एम को, इक्वल टू क्या होगा, एम एन पी वेक्टर, ये होता है। तो इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखो यहां ले लेते हैं पी वेक्टर इक्वल टू, फिर से वही एग्जांपल है, पी वेक्टर इक्वल टू 2i कहते हैं, ठीक। एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एन की वैल्यू मैं मान लेता हूं अभी 3, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, किसकी, एम एन पी वेक्टर इक्वल टू, मैं बोल देता हूं इसको ए। एन की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, चलो ऐसा करना, ये 3 और ये कितना 2, और पी वेक्टर जो है वो कितना है आपका 2i कैप, ठीक है। तो ये इंटू 2i कैप कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4i कैप, और 3 कितना होगा 12i कैप हो गया, ठीक। बाद में हमको क्या करना है, m इंटू एन इंटू पी, तो 3 इंटू 2 इंटू कितना 2i कैप, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना 12। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए एसोसिएटेड लॉ, किसी भी वेक्टर का एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो वो क्या ओबे करेगा, एसोसिएटिव लॉ ओबे करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव। हाँ भाई देखो अगला जो है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर पहले हम बात करते हैं किसकी, ग्राफिकल मेथड की, फिर एनालिटिकल मेथड हम बाद में करेंगे। देखो ग्राफिकल किसी भी वेक्टर को हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, तब देखो मान लो आपके पास क्या है, दो वेक्टर है। पहला हम बात कर लेते हैं किसका, बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड से दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे, दो वेक्टर है दो से ज्यादा। मान लो आपके पास ये है, एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर मैं बोल देता हूं, दूसरा वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दो वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों का मेरे को एडिशन निकालना, क्या निकालना, एडिशन निकालना। तो आप एक चीज बताओ कि ये दो वेक्टर है, सुनिएगा ये दो वेक्टर है, दोनों का देखो सेंस ऑफ, इसका सेंस ऐसे है, ये ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है ना। जब इनका सेंस ऐसे चलेगा, जैसे यहां से स्टार्ट हुए इसके टेल से इसके हेड, और इसके हेड पर इसकी टेल है, तो वो क्या बोले जाएंगे उनको, दोनों सेम सेंस में है। इसके टेल, इसका ये टेल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां इसके हेड, यदि ए के हेड पर बी का टेल हो तो वो क्या है, दोनों सेम सेंस में है, ठीक। ये सेंस समझ में आ गया, दोनों क्या है, सेम सेंस में है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट हुआ, हम यहां से और यहां तक, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आएगा। तो यहां पर जो सी वेक्टर है, देखो सी का सेंस यदि इनका सेंस हम देखते हैं तो ये ऐसा आएगा, और जो सी का सेंस है वो देखो अपोजिट है। अपोजिट सेंस मतलब देखो ये ऐसा है, यहां से यहां तक है, और सी वाला जो है ना वो यहां से ऐसे चला और वो वापस आएगा तो ऐसे आएगा। तो ए और बी का सेंस सेम है, सी का सेंस अपोजिट है। तो यहां पर यदि मैं लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो एक चीज देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी का सेंस अपोजिट है तो वहां माइनस लिख दिया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इसका सेंस अपोजिट है, तो माइनस सी इज इक्वल टू कितना 0। अब यहां से मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर, चलो यहां लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये हो गया, ठीक। अब एक और चीज, यदि यहां तो मैंने किसको किया, ए प्लस बी किया है, ठीक है। अब यदि मैं बी प्लस ए करूंगा तो कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर आपके पास ये वेक्टर था ए वेक्टर, ये था आपके पास बी वेक्टर, ठीक है। ए प्लस बी हम पहले कर चुके हैं, अब हमको क्या करना है, बी प्लस ए करना है। बी प्लस ए करना है तो मैं इस वेक्टर को इसके पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। देखो किसी भी वेक्टर को हम उसकी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कौन सी, ये वाली, जिस लाइन के अलाउंग वो एक्ट करता है, जिस लाइन के अलाउंग जो वेक्टर एक्ट करेगा उस लाइन को क्या बोलते हैं, हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो ये वेक्टर जो है वो इस लाइन के अलाउंग एक्ट किया, तो ये वेक्टर जो है ना, ये जो लाइन है वो इसकी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। चलो मैं लिख देता हूं, लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन के अलाउंग आपका वेक्टर एक्ट करता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल में किसी वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूं। तो इस वेक्टर को मैंने शिफ्ट किया यहां पर, ए वेक्टर को मैंने शिफ्ट किया यहां पर, ठीक है। और ये हमको पता है कि वेक्टर को उस लाइन के अलाउंग आगे पीछे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। देखो एक किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो ये वेक्टर है ना,
इस वेक्टर को मैं ऐसे इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवा सकता हूं। फॉरवर्ड ऐसे मूव करवाए, बैकवर्ड ऐसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और दूसरी पैरेलल ये है, तो इस वेक्टर को मैं पैरेलली भी शिफ्ट कर सकता हूं। किसी भी वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या फिर उसकी लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या फिर उसकी लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल उस वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप एक चीज बताओ, इस वेक्टर को मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये पैरेलल देखो, पहले तो मैं क्या करता हूं, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन के अलावा। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहां से ऐसे कर दिया। यहां से मैं ऐसे इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर। ए वेक्टर पहले ये था, इसको पैरेलली शिफ्ट किया तो यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक, तो अब ये जो वेक्टर है वो आपका ए वेक्टर जो बेसिकली है वो कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। ये ए वेक्टर आपका यहां पहुंच गया। अब मैं इसको भी मिटा दूंगा, है ना। आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके वापस से बैक कर देना। ये मैंने मिटा दिया। ठीक, ये हो गया आपका ए वेक्टर। अब हमको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। स्टार्ट हम कहां से हुए, यहां से। कहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। बी वेक्टर को यहां भेज दो, यहां से स्टार्ट हुए यहां तक पहुंचना है, तो इसको ऐसा पहुंचा दो। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये क्या होगा भाई, सी वेक्टर होगा। अब आप देखो, यदि आप देखोगे तो इसका सेंस ऐसे, देखो बी से स्टार्ट हो, ऐसे घूम के आओगे, और सी का सेंस यदि आप देखोगे तो सी का सेंस ऐसे है। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। कहां से स्टार्ट हुए हम, बी से स्टार्ट हुए, तो पहले बी को लिखेंगे। बी से स्टार्ट हुए पहले बी को लिखेंगे। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सी का साइन अपोजिट है तो माइनस लिख दो, इज इक्वल टू 0। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, सी वेक्टर हो गया। अब आप एक चीज देखो, चाहे आप ए प्लस बी लिखें, अच्छा इसको सी नहीं माना है, डी मानना है, डी मानना है, क्योंकि अब सी मान के चलेंगे तो आप तो पहले इक्वल मान के चले ना उसको, इसको डी मानना है। ठीक है, डी मान लेना भाई इसको, क्योंकि पहले हम इस सी मान के चलेंगे तो हमको तो पहले ही पता चल गया कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि यदि मैं इससे देखता हूं, किससे, इससे और इससे, दोनों से देखता है, तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, b प्लस ए इज इक्वल टू क्या है, d है। ठीक है, ये है। अब आप एक चीज बताओ, यदि मैं इनको ऐसा लिख दूं, इनको ऐसा लिख दें, तो यहां से मेरे को क्या समझ में आने वाला है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। यहां से अपने को कुछ समझ में नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, कि मेरे को क्या पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, मेरे को क्या पता भाई सी और डी इक्वल है, नहीं पता ना। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे चलें, ये दोनों क्लियर हो गए ना। a प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, b प्लस ए कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इन दोनों को अब मैं कंबाइंड बनाऊंगा, इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइंड बनाएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा। तो देखिए कंबाइंड कैसे बना सकते हैं, है ना। कंबाइंड कैसे बना सकते हैं कि मान लो आपके पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ये दूसरा बी वेक्टर, थोड़ा सा दूर बनाया है ना, डायग्राम का एक खेल रखूंगा। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये है आपके पास बी वेक्टर। ठीक भाई, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो ऐसा आएगा, देखो ये हो गया सी वेक्टर। अब मेरे को पता है, क्या पता है कि इस वेक्टर को मैं इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, तो इसका पैरेलल मैं यहां बना दूं, बी वेक्टर का पैरेलल। भाई जब ये बी वेक्टर, मेरे को पता है कि वेक्टर को मैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसके पैरेलल मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो गया आपके पास बी वेक्टर। ठीक, इसका लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल में शिफ्ट करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, यदि मैं इसमें से देखता हूं, इस वाले में से देखता हूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, इसको क्या सी बोल देते हैं, हाँ चलो, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये देखा, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। ठीक, अब यहां देखो b प्लस ए, इसका भी तो रिजल्टेंट यही है, ये तो कॉमन है ना दोनों के बीच में। देखो b प्लस ए प्लस बी, ये क्या है, c है, तो b प्लस ए यदि मैं निकालूंगा तो यही आएगा ना, क्योंकि ये तो दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉमन है। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि b प्लस ए इज इक्वल टू बी क्या होगा, c होगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों आपके क्या है, इक्वल है। ठीक है,
तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां से एक लॉ निकल के आता है और वो लॉ है आपका कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो यहां हम लिख लें, नोट डाल के लिख लेना, एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। ठीक है, ये तो हो गया दो वेक्टर का एडिशन। अब मान लो आपको दो से ज्यादा का एडिशन करना है, दो से ज्यादा का एडिशन करना है। ठीक है, दो से ज्यादा का एडिशन हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलो, ये जो अभी हमने सीखा था ना, ये a प्लस बी इक्वल टू सी, बी प्लस ए इक्वल टू सी, इसी का एक लॉ नाम दे दिया, और वो लॉ क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। पहले इसको भी देख लेते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट लिख लेना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? देखो स्टेटमेंट लिखें, इफ टू वेक्टर से a vector and b vector, if two vectors say a vector and b vector are represent in magnitude and direction by two sides of triangle, taking in same sense, then their resultant vector is represented by closing side of triangle in magnitude and direction taking in opposite sense, ऐसे लिखना, in magnitude and direction in opposite sense। देखो, जो मैंने अभी आपको समझाया था उसी को लैंग्वेज में लिख दिया है। देखो, ऐसा था कि दो वेक्टर थे आपके पास, ये था ए वेक्टर और ये था आपके पास बी वेक्टर। इन दोनों का सेम सेंस है, तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दो साइड हैं, एक साइड ट्राइंगल की है और एक साइड ये है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट होंगे, तो इनकी जो क्लोजिंग साइड होगी वो कौन सी होगी? ये वाली होगी। देखो, इस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड एक साइड ही होगी, दूसरी ही होगी, तीसरी क्लोजिंग साइड ही होगी। ठीक है, अब इनका सेंस ऐसे है, तो रिजल्टेंट का सेंस अपोजिट आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट का सेंस क्या होगा? अपोजिट होगा। हाँ भाई, देखो, ये हम बात कर रहे थे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यदि मैं लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये ऐसे चलेगा। देखो, ये इस सेंस में रोटेट हो रहा है, और इसका सी वेक्टर जो है वो अपोजिट सेंस में रोटेट हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये हमने पहले जो पढ़ा था उसी को लैंग्वेज में बोल दिया है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था उसी को इसने क्या बोल दिया? लैंग्वेज में बोल दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किस ट्राइंगल लॉ किसके लिए वैलिड है? यहां तो देखो, दो वेक्टर थे ना, ए और बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर जो थे उनका रिजल्टेंट हमने निकाला था सी, तो दो वेक्टर का एडिशन करने के लिए ट्राइंगल लॉ आपका है। ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन करने के लिए क्या है? ट्राइंगल लॉ है। इसके आगे एक और हम देखते हैं। देखो, पहले ये एडिशन कर लेते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन बताएंगे, है ना। एडिशन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन देखेंगे। देखो, यदि आपको मोर देन टू वेक्टर ऐड करने हैं, क्या करना है? मोर देन टू वेक्टर, तो इसके लिए एक लॉ है, वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगन लॉ क्या है? इफ, यहां से चलो इफ मोर देन टू वेक्टर, मोर देन टू वेक्टर कितने भी हो सकते हैं ना, टू वेक्टर आर represented by sides of polygon in magnitude and direction taking in same sense then their resultant vector is represented by closing side of polygon in magnitude and direction in opposite sense। देखो आपको शायद हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद ऐसा फील आ रहा हो कि ट्राइंगल लॉ का ही सिमिलर मिलता जुलता स्टेटमेंट है इसका। ट्राइंगल लॉ में क्या था कि दो वेक्टर हैं किसी ट्राइंगल की साइड से इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम सेंस में यदि हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते थे, सेम सेंस में उनको क्या करते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो उनका जो रिजल्टेंट था वो ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट होता था। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि मोर देन टू वेक्टर है, मतलब ट्राइंगल लॉ तो लगेगा ही नहीं। मोर देन टू वेक्टर है, वो किसी पॉलीगन की साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होते हैं इन सेम सेंस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या होता है, रिप्रेजेंट होते हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन अपोजिट सेंस। ठीक है, समझते हैं। बेसिकली जो है पॉलीगन लॉ जो है वो क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, ट्राइंगल लॉ का, है ना। तो मैं ये स्टेटमेंट तो मिटा दे रहा हूं, है ना। अब यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका। देखो बेसिकली है कुछ नहीं, ट्राइंगल लॉ ही है, बस ट्राइंगल लॉ को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे। तो देखो क्या है, जैसे मान लो आपके पास ये वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए और बी वेक्टर जो है इनका रिजल्टेंट ऐसा आया था, इसको मैं बोल देता हूं पी वेक्टर अभी। ठीक है, ए और बी का रिजल्टेंट पी है, तो यहां मैं लिख देता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, पी वेक्टर, इस ट्राइंगल से। अब आप देखो कि ये हो गया आपका, यहां पर दूसरा वेक्टर मैं मान लेता हूं ए बी सी, ये सी वेक्टर हो गया। अब आप देखोगे तो ये एक साइड है ट्राइंगल की और ये पी एक साइड है। देखो पी और सी ये एक ट्राइंगल की साइड है, तो यहां से एक मेरे को दूसरा वेक्टर मिल जाएगा, इसको मैं बोल देता हूं क्यू वेक्टर। ठीक, और यहां से एक और वेक्टर यदि मैं ले लेता हूं तो ये कितना है, डी वेक्टर है। ठीक है, अब देखो अगले में क्या होगा, ये पी और डी एक न्यू ट्राइंगल की साइड हो जाएंगी, तो इनका रिजल्टेंट यहां कहीं आ जाएगा, है ना। और उसको मैं बोल दे रहा हूं अभी कितना, आर बोल देते हैं। चलो इतना ही बड़ा रखते हैं, बाकी तो हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी इज इक्वल टू, तो p हो गया। अब दूसरे में हम क्या लिखेंगे, p प्लस सी इज इक्वल टू क्यू होगा, तो p प्लस सी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर होगा। ठीक है, p प्लस सी इज इक्वल टू क्यू होगा। अब इसके बाद क्या होगा, q प्लस डी इज इक्वल टू आर होगा, q प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, आर होगा। अब आप क्या करें, देखो इस वाले में से q की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो कितना मिल जाएगा, q की वैल्यू यहां पुट करोगे तो p प्लस सी, देखो इस q की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो p की वैल्यू, q की वैल्यू कितने, p प्लस सी है, तो p प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना, r। फिर इसके बाद क्या करो, इस p की वैल्यू उठा के यहां से यहां पुट कर दो, तो p की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी है, a प्लस बी, ये प्लस सी एज इट इज,
ये प्लस बी एज इट इज इक्वल टू आर। ये तो स्टेटमेंट हमने लिखा था। देखो अब ये आपके पास चार वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो इनका सेंस देखो, ए बी सी डी, ये सेम ऐसे घूम रहे हैं, तो ए बी सी डी का सेंस सेम है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर किसी एक पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकिंग इन सेम सेंस। तो इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो आर होगा, अपोजिट सेंस में होगा। आर का जो सेंस होगा वो ऐसा होगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू आर हो गया। तो ये आपका पॉलीगन लॉ का स्टेटमेंट है। ये क्या है आपका पॉलीगन लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में से एक और वो देखते हैं, सब्ट्रैक्शन और देख लेते हैं, उसके बाद एनालिटिकल मेथड पे चलेंगे, है ना। अभी हम एक और ग्राफिकल मेथड देखते हैं, उसके बाद एनालिटिकल मेथड पे चलेंगे। तो देखो ग्राफिकल मेथड एडिशन का तो हो गया, सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। किसका? सब्ट्रैक्शन का। तो देखो सब्ट्रैक्शन यदि हम लिखते हैं, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे मान लो आपको पास दो वेक्टर है, चलो ऐसे लिखना, ए में से आपको बी को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? इसको सी बोल देते हैं, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, लिख सकता हूं ना। ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। ये हमने ऐसा लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर प्लस बी को रिवर्स करके ऐड करना है। अरे भाई माइनस से मल्टीप्लाई किया है बी को, इसका मतलब क्या है? बी को रिवर्स करके ऐड करना है। क्या करना है? बी को रिवर्स करके ऐड करना है। अब आप देखो, मान लो आपके पास ऐसा कहीं है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक, और ये आपके पास था बी वेक्टर। अब इन दोनों का क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो बी को रिवर्स करना है, तो बी को रिवर्स करेंगे तो ऐसा आएगा, देखो पहले बी ये था, बी को रिवर्स करेंगे तो ऐसा आएगा ना, माइनस बी वेक्टर, है ना। अब हमको क्या करना है? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ए वेक्टर तो ये हो गया, प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर ये हो गया। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब इसका और इसका सम करना है, तो ये आ गया, इसको मैं बोल देता हूं डी वेक्टर, ठीक, ये हो गया। अब यहां पर तो हमारे पास क्या हो गया? अच्छा इसको सी बोल रखा है हमने ऑलरेडी, चलो इसको सी बोलते हैं, ठीक है। ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ये वैल्यू आ गई। अब यदि मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, चलो इसको डी में बोल देता हूं, है ना। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो देखो हम लोगों को क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखें? देखो ये आपके पास इनिशियल वेक्टर का जो अरेंजमेंट था वो ये था, ये ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर है। अब आपसे इसने क्या बोला है? ए वेक्टर को रिवर्स किया है, ए वेक्टर को रिवर्स किया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना यार, इस वेक्टर को पैरेलली में शिफ्ट कर दूं, ऐसे इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं मैं ऐसे, ए वेक्टर तो ये हो गया। अब माइनस बी वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए? माइनस ए वेक्टर, सॉरी माइनस ए वेक्टर चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दें। तो इसको रिवर्स करेंगे तो कैसा मिलेगा? ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो हम ऐसा मिलेगा, माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर ये है, ये पैरेलल इसको शिफ्ट किया तो माइनस ऑफ ए वेक्टर यहां मिल गया। अब यहां देखो तो बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ठीक, ये हो गया आपका डी। अब मेरे को एक चीज आपको समझानी है, यदि मैं इन दोनों डायग्राम को एक साथ बना दूं तो क्या होगा? पहले आप ये नोट कर लें, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, है ना। देखो अब मैं इन दोनों डायग्राम को एक साथ बना देता हूं। दोनों डायग्राम को एक साथ कैसे बनाएंगे? देखो सही ढंग से समझना भाई साहब, नहीं तो उड़ जाओगे, ध्यान रखना। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, पहले हमको क्या निकालना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमको निकालना है। तो ये क्या होगा? ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, मतलब बी को रिवर्स करना है। बी को रिवर्स कर दो भाई, ये लो बी को रिवर्स कर दिया,
ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब हमको एडिशन किसका करना है, इसका और इसका, तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा, इसको हमने बोला सी वेक्टर। ठीक, अब इसके बाद क्या किया था, ये तो हो गया किसका, इसका हो गया ए प्लस माइनस बी। पहले क्या किया, बी को रिवर्स किया, ये हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो ये हो गया। अब हमको निकालना है क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ए को रिवर्स करना है, तो पहले ए को पैरेलल शिफ्ट करो, ए को पैरेलल शिफ्ट कर लिया ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया। इसका रिवर्स करेंगे तो मैं इससे कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये हो गया ए को रिवर्स, सॉरी ए को रिवर्स किया तो ये हो गया आपका माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, ये आएगा देखो, और इसको बोला था हमने डी वेक्टर। अब आप एक चीज बताओ, क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर है? क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर है? बोलो। नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो अलग है, मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो जाए बट दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, है ना, यहां लिख लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, जबकि एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था क्या, यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा था क्या, किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, डायरेक्शन कैसे चेंज होगी। इसके बाद हमने क्या देखा था, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा था। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हो गए, अब एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सही सलामत रहें अप टू नेक्स्ट क्लास। इनको रिवाइज कर लेना एक बार।